Hello students, welcome to Kalp Education. In last day we uploaded our first video. I hope you like this video and subscribe this channel. If till not, then please do subscribe. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो लास्ट टर्म पे अधूरी चीजें रह गई थी उसको कंप्लीट अप करने के लिए। पहले हम एक जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट टर्म पे हमने क्या क्या पढ़ा था। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? जल्दी से आंसर दीजिए। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम दो चीजों से बना होता है, पहला ग्लैंड और दूसरा हार्मोन। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हमें इस सिस्टम को जोड़ के रखती हैं। तो इस सिस्टम को जब भी हम पढ़ेंगे तो सिर्फ ग्लैंड और हार्मोन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसको एक कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लैंड दैट रिलीजेस हार्मोन। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो ग्लैंड दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनकी खुद की एक डक्ट होती है, खुद की एक रिलीजिंग ट्रांसपोर्ट होते हैं जो अपने रिलेटेड सिक्रेटेड प्रोडक्ट्स को उस ग्लैंड और डक्ट के थ्रू पास आउट करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल्स और टारगेट सेल तक पहुंचती हैं। एंडोक्राइन सेल्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास कोई भी अपने खुद की ट्रांसपोर्ट कैपिलरीज और डक्ट नहीं होती हैं। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम को हम डक्टलेस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी खुद की डक्ट नहीं होती। तो ये अपने रिलेटेड हार्मोन, रिलीज होने वाले हार्मोन्स को ब्लड कैपिलरीज में रिलीज करते हैं। ओके, देन व्हाट इज हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? हार्मोन एक केमिकल मीडिएटर है जो कि एक डिफरेंट पार्ट से निकलता है और दूसरी जगह जाके अपना एक्शन शो करता है। इसके फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है। फर्स्ट द होम्योस्टैसिस, मेंटेन करना, रिप्रोडक्शन मेंटेन करना, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रेस, मूड, इमरजेंसी सिचुएशंस को सबको कैरी ऑन करना। ओके, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट which is soluble in lipid and second which is soluble in water. So lipid soluble hormones वो थे जो स्टेरॉइड्स नेचर के होते हैं। वाटर soluble में कौन से आते हैं? अमीन, पेप्टाइड, ग्लाइकोप्रोटीन और इकोसोनॉइड्स। ओके, देन रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। रेगुलेशन इसके दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड सेकेंड इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कितने टाइप्स की ग्लैंड्स थी अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ें? पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, हमारी थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, ओके, ओवरी एंड टेस्टिस आल्सो। आज हम नया पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी सेल्स एंड देयर हार्मोन। अभी सेक्रेटरी सेल्स किस बात की बात कर रहे हैं? जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्शन पढ़ा था। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है 5 टाइप्स की सेल से मिलके बनी होती है। ओके, सो सोमैटोट्रोप्स इसकी सेल टाइप है जिसमें से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और सोमैटोट्रोप्स ओवरऑल एंटीरियर पिट्यूटरी की 20% स्पेस को ऑक्यूपाइड करते हैं। थायरोट्रोपिक सेल्स होती हैं जो 5% में होती हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, और इनसे हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। देन थर्ड वन इज गोनाडोट्रोप्स और गोनाडोट्रोपिक सेल। ओके, दिस कंटेन्स 30% ऑफ ओवरऑल एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन फोर्थ वन इज लैक्टोट्रोप्स और आई आल्सो कैन से lactotropic cells. This really occupy 20% of over anterior pituitary and release prolactin. Then last one is a corticotrophs or corticotropic cell that contain 15 to 20% and release adrenocorticotropic hormone. The next hormone released from anterior pituitary with their functions. Now फर्स्ट अगर हम देखें ग्रोथ हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और सोमैटोट्रोपिक सेल से रिलीज हो रहा है। तो सोमैटोट्रोपिक सेल से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और ब्लड कैपिलरी में जाता है तो उसके कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं कि हर एक टिश्यू की ग्रोथ में, स्पेशली बोन और मसल, इन दोनों में ये ग्रोथ प्रमोट करता है, मतलब दोनों के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो नाइट शेड्यूल में ज्यादातर रिलीज होते हैं। ठीक, देन सेकेंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा थायरोट्रोपिक सेल से रिलीज होते हैं और इनका काम होता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, प्लस
T3 एंड T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उनके सिक्रीशन को प्रमोट करना। Then next is adrenocorticotropic hormone, that is ACTH. ACTH ये सीधे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाते हैं और वहां से हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। Then prolactin, prolactin stimulates growth of breast tissue and milk production. Milk production के लिए हमारे लिए प्रोलैक्टिन की जरूरत होती है, जबकि मिल्क सिक्रीशन के लिए एक दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो कौन सा होता है वो हम आगे देखेंगे। लास्ट नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, ओके। और इन दोनों का ही अलग अलग फंक्शन होता है। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, ये काम है। दूसरा secretion of estrogen in ovaries, that is in female obviously, and ovulation, ovulation process is done in by the luteinizing hormone. Then follicle stimulating hormone का क्या काम है? अब follicle stimulating hormone हमारे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवा रहा है। क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं। प्रोजेस्टेरोन को कहाँ से? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ये बहुत ही कॉमन और डाउटफुली भी क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हो रहा है, जबकि एस्ट्रोजन ओवरीज से रिलीज हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। देन नेक्स्ट is this is the regulation process that we discuss positive and negative feedback mechanism, जो हम आगे पढ़ने वाले थे। नाउ ये यहाँ पर है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस, जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये अपने सिग्नल्स को एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचाएगा, जो कि पोर्टल वेन्स के सिस्टम के थ्रू पहुंचाएगा। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होगी और अपने टारगेट ग्लैंड्स पे हार्मोन रिलीज करवाएंगे। ये टारगेट ग्लैंड तक जैसे ही हार्मोन आएंगे, उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में किसी चीज का लेवल अप टू द मार्क होता है या उससे ज्यादा होता है, तो वो खुद ही अपने आप को इनहिबिट करने के लिए एक मैकेनिज्म रिलीज करते हैं, जिनको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। सो किसी भी हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए जो मैकेनिज्म होती है वो होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो इनहिबिशन का काम करती है। अब अगर यहाँ पे जितने भी हार्मोन रिलीज हुए थे वो हमारी किसी ना किसी सेल के द्वारा यूटिलाइज हो जाएंगे, कंजप्शन हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो एक टाइम के बाद ऐसा भी होगा जब ब्लड हार्मोन लेवल डाउन हो जाएगा, अप टू द मार्क वो डाउन हो जाएगा, और फिर से जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो ये डाउन रेगुलेटरी प्रोसेस स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को कि वो फिर से अपने हार्मोन्स को रिलीज करवाने की परमिशन दे या उनके रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करे एज पर द ट्रिगर। इनहिबिशन एक ट्रिगर देगा इनहिबिट हार्मोन्स के लिए, स्टिमुलेशन हार्मोन ट्रिगर देगा रिलीजिंग हार्मोन के लिए, ओके। दिस इज द ओवरऑल रेगुलेशन प्रोसेस। अब अगर किसी भी हार्मोन का इंडिविजुअल रेगुलेशन पूछा जाता है तो हम अपने टारगेट ग्लैंड की जगह उस स्पेसिफिक ग्लैंड का नाम लिखेंगे और इसी मैकेनिज्म को इसी तरह पूरा करेंगे, ओके। नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उस रेगुलेशन के द्वारा हमारा इंटीरियर लोब अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बहुत ही माइनर पोर्शन है, बेसिकली इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। मेन थिंग डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन। अब ये क्या हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन रिलीज सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होते हैं। ये जो रीजन होता है ये नर्व टिश्यूज के बने होते हैं। नर्व टिश्यू बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स जो होती हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है इन सेल्स में, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इन्हीं न्यूक्लियस के थ्रू हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। सो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? नर्व सेल्स के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। देन डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बेसिकली डिसऑर्डर अगर किसी भी चीज का हो रहा है और अगर किसी केमिकल सब्सटेंस के थ्रू हो रहा है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन होना और दूसरा कम से कम सिक्रीशन होना। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स अगर ज्यादातर
रिलीज हो रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं, तो उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगाली एंड हाइपरलैक्टेमीनिया। ओके, जाइजेंटिज्म में बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, हाथ पैर बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं, लाइक अ जाइंट। देन हाइपोसिक्रीशन, अगर उसी सिक्रीशंस का लेवल कम हो जाए, अप टू द मार्क लोअर चला जाए, तो उसकी वजह से इस्चेमिक नेक्रोसिस, मतलब कि ब्लड बोन्स में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिनकी वजह से वो बोन डाई हो जाती है। और बेसिकली ये जो कंडीशन है ये लोअर पोर्शन में होती है। सेकेंड, प्यूटिटरी ड्रॉफिज्म, मतलब इंसान की हाइट प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती है, वो थोड़े कम हाइट के हो पाते हैं। नेक्स्ट, फॉलिज सिंड्रोम। और फिर आते हैं डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर प्यूटिटरी। पोस्टीरियर से हमारे डायबिटीज इंसिपिडस, जिससे रिलेटेड है ADHD, दैट इज एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? पॉलीयूरिया कंडीशन जनरेट हो जाती है। ओके, देन लास्ट सेकेंड, थायराइड ग्लैंड। अब ये हमारी एक नई ग्लैंड है, ये कहाँ पर होती है? बेसिकली नेक में होती है, थोरैसिक रीजन, लैरिंग्स के जस्ट आगे, लैरिंग्स के आगे। इनका शेप इज इट शेप लाइक अ बटरफ्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होते हैं। लोकेटेड इन बेस ऑफ द नेक, वेट अबाउट 25 grams only, shape is like a butterfly with 2 lobes. The lobes are roughly cone shaped. जो ग्लैंड है वो बटरफ्लाई शेप की है, बट जो कोन है उसके स्पेसिफिक लोब्स है, वो लोब्स जो है वो कोन शेप के होते हैं। और उन कोन्स की जो है वो जो कोन्स है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। मतलब अगर एक साइड की बात करें तो 5 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर वो चौड़े होते हैं, और ये दोनों साइड ही है, 2 लोब्स हैं, और ये दोनों लोब्स मिलके एक थायराइड ग्लैंड बनाते हैं, जिसका शेप बटरफ्लाई की तरह होता है। फिर अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज। इसको हम अंडरलाइन मार्क करेंगे क्योंकि ये थायराइड आर्टरीज है, जो सुपीरियर और इंफीरियर है वो ब्लड सप्लाई कर रही है थायराइड ग्लैंड को। ओके, इट रिलीज हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। बेसिकली थायराइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को मेंटेन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जीन एक्सप्रेशन है, और भी काफी सारे इसके फंक्शंस होते हैं। सो कौन कौन से हार्मोन बेसिकली रिलीज होते हैं इससे? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, 3 हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और इस प्रोसेस को हम हाइपोथैलेमिक प्यूटिटरी थायराइड एक्सिस भी बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में हाइपोथैलेमिक प्यूटिटरी थायराइड एक्सिस के नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो भी आपको यही डिस्क्राइब करना है। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के नाम से आ रहा है तो भी आपको यही डिस्क्राइब करना है। ओके, तो ये होता क्या है? जैसा कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में देखा, हाइपोथैलेमस सिग्नल जनरेट करते हैं और वो अपने सिग्नल्स को एंटीरियर प्यूटिटरी तक पहुंचाते हैं। फिर एंटीरियर प्यूटिटरी पे जैसे भी सिग्नल आते हैं, आइदर रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हार्मोन रिलीज करते हैं अपनी ग्लैंड में। अब देखने को हमें यहाँ एग्जांपल भी देखने को मिला, थायराइड ग्लैंड। अब एंटीरियर प्यूटिटरी से क्या रिलीज होगा? TSH। क्यों? क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड पे जाता है और स्टिमुलेशन कॉज करता है। तो एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। रिलीज करने के बाद जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक आया तो इसने थायराइड ग्लैंड को परमिशन दी कि अब थायराइड ग्लैंड में जो भी स्टोर T3 या T4 है उनको रिलीज करें, या फिर अगर इसमें T3 और T4 का प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन करने के बाद T3 और T4 को ब्लड में रिलीज करें, और वो T3 और T4 हमारे टारगेट टिश्यू तक जाएंगे और ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। और जब वो सारी पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएंगे, उनका लेवल कम हो जाएगा, तो वो फिर से हाइपोथैलेमस पे जाएंगे और उनको रिलीज करने के लिए एक स्टिमुलेशन देंगे। इस स्टिमुलेशन का नाम होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इस इनहिबिशन का नाम होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, देन नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब जब TSH एड्रिनल ग्लैंड तक आ चुका था,
T4 दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन का फॉर्मेशन और रिलीज करना है। अगर इनके पास ये हार्मोन पहले से हैं मतलब कि T3 और 4 देन ये नॉर्मली इनको रिलीज कर देगा। बट अगर इनके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो इस ग्लैंड को ये सिंथेसाइज करना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन है, जैसे जो थायराइड ग्लैंड होती है ऑल ओवर द एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने हार्मोन्स को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर कर सकती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब 100 डेज तक भी अगर इनके अंदर हार्मोन सिंथेसाइज है और वो यूज नहीं हो पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन नहीं है, फिर भी इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो उस हार्मोन को सेफली स्टोर कर सके अपने स्टोर वेसिकल्स में। अदर और किसी ग्लैंड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग से। आयोडाइड ट्रैपिंग यहाँ क्यों है? आयोडाइड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे I माइनस चार्ज है। आयोडाइड मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स है जो ब्लड में ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू आउट द ब्लड। ओके, देन यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे आयोडाइड ट्रैपिंग क्या होती है। ब्लड में, हमारे ब्लड प्लाज्मा में आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं। जब फॉलिकल सेल स्टिमुलेट होती हैं थ्रू TSH के तो ये सेल एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होते ही जो जितने भी आयोडीन मॉलिक्यूल है, आयोडाइड मॉलिक्यूल है, उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। सो जब ये आयोडाइड मॉलिक्यूल अंदर जाता है फॉलिकल सेल के अंदर, अब ये फॉलिकल सेल के अंदर आ चुके हैं तो जितनी भी क्वांटिटी में ये आयोडाइड मॉलिक्यूल आए हैं ये सब के सब हमारे उसके बाद स्टोर हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ TGB। TGB इज आवर थायरोग्लोबुलिन। ओके, थायरोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज होते हैं। एक तरफ हमारा आयोडीन की ट्रैपिंग हो रही है, दूसरी तरफ हमारे थायरोग्लोबुलिन रिलीज हो रहे हैं या सिंथेसाइज होकर साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं। कौन से साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं? फॉलिकल सेल के साइटोप्लाज्म में दोनों आ रहे हैं। अब जब दोनों की कंसेंट्रेशन अप टू द मार्क हो गई है देन थर्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। एज आयोडाइड एक फ्री रेडिकल है, आयन चार्ज मॉलिक्यूल है, सो ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं हो पाएंगे। सो आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडाइड मॉलिक्यूल। आयोडाइड मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पे हटाना है। तो जब दो आयोडाइड मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वो एक आयोडीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, आयोडीन दैट इज I2। I2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड के बाद। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे I माइनस चार्ज है, ओके, और यहाँ पे थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो रही है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू रिलीज हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसे ही होता है आयोडाइड मॉलिक्यूल ये I2 में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब अब ये स्टेबल कंपाउंड बन गया है, अपने स्टेबल फॉर्म में आ चुका है I2 फॉर्म में। सो अब यहाँ पे क्या होगा? देन फोर्थ स्टेप स्टार्ट होगी जिसमें होगा आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। अब एक नया मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया दैट इज टायरोसिन। तो बताना है टायरोसिन हमारा अमीनो एसिड होते हैं, टायरोसिन इज अ अमीनो एसिड। ये सेल्स में प्रेजेंट है जहाँ जैसे ही हमारा आयोडीन मॉलिक्यूल, नॉट आयोडाइड, इट्स आयोडीन I2 मॉलिक्यूल टायरोसिन कॉम्प्लेक्स से मिलेगा तो ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं मोनो आयोडीन टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन, जिसको हम इंडिकेट करते हैं T1 से, इनको हम T1 भी बोलते हैं। ठीक, अब ये T1 जब बन जाएगा, यहाँ पे कई सारे T1 हमारे बन जाएंगे तो यही आपस में कपलिंग करके T1 और T2 का फॉर्मेशन करेंगे। जब आयोडीनेशन हो जाएगा टायरोसिन का तो हमारे T1 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये T1 कपलिंग करके T2 और फिर फर्दर T3 एंड T4 के सिक्रीशन करेंगे। जब एक दो मॉलिक्यूल हमारे डाई आयोडो टायरोसिन मिलेंगे,
और वो T3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरह हमारे ब्लड में T4 की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और वो लेस पोटेंट होते हैं, जबकि T3 का फॉर्मेशन कम होता है और वो मोस्ट पोटेंट होते हैं। और देन जब ये दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनके साथ इनके रिलीज होते हैं। ये रिलीज कैसे होते हैं? क्योंकि इनका जो नेचर है वो लिपिड सॉल्युबल है, ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये इजीली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आके ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में ट्रेवल करते हैं। देन नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? बेसिकली थायराइड हार्मोन हमारे 3 टाइप के होते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो जो ट्राईआयोडो है और थायरोक्सिन है, इन दोनों के सिमिलर फंक्शन ही होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरचेंज होते रहते हैं जब इनकी जरूरत होती है। तो ये फंक्शन चारों के, मतलब ये 4 फंक्शन इन दोनों में कॉमन है। तो रेगुलेट बीएमआर इज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट, then regulating metabolism of carbohydrate, protein and fat molecules, regulate the gene expression or increase or decrease the protein synthesis as required per the situation. Next, कैल्सिटोनिन के बेसिकली मेजर फंक्शन नहीं है, माइनर फंक्शन ही है, जैसे कि लोअर द राइज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ऑलरेडी बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं। सेकंड, प्रमोटिंग द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए भी कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन इसके आगे की जो भी चीजें हैं, डिसऑर्डर हैं, जो भी फर्दर चीजें हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, like this video and subscribe the channel. Thank you.